So yeah, we'll be today looking to the pharmaceutical organic chemistry part. The basic part mostly as per the GPAT syllabus we'll be covering today. So as per your syllabus, these are the few points related to the organic chemistry part, okay, in your GPAT preparation syllabus, okay. So briefly discussing the points, today we'll be looking into a brief review on classification and sources of organic compounds. Now this is like what are the sources for organic compounds and from where they come and what is the classification of organic compounds. Again, you know about the periodic table, all the organic compounds, okay. So this is all about that, okay. The compound which contains carbon are the organic compounds. So this is a brief review that you all know. Then we'd be mainly looking into sp3, sp2 and sp hybridization. So what is hybridization, what are this hybridization, how to know a hybridization of any compound, molecule formula or a structure given, okay. Then more about sigma and pi bonds, bond lengths, bond angles, bond energies we'll be seeing. Then concept of homolytic and heterolytic bond fission we'll be studying. Acidity and basicity and different theories by different scientists we'll be covering briefly, and some important calculations for determining empirical and molecular formula that are to be covered, okay. So basically we will be focusing in today's session on hybridization and the calculations for calculation of empirical and molecular formula. So these are the two major important points in this basic syllabus of your pharmaceutical organic chemistry for today, okay. So we'll begin. First of all, I would like to clarify what are means how are the bond formed, okay. So किसी भी मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है, उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है कि एक होता है बीच में आपका न्यूक्लियस, उसके साइड में होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट. सो दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके, दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब उनको नेम दिया गया है, आपको पता है एस पी डी एफ, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एलसीओ इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब क्या, ये और ये दोनों लीनियरली कंबाइन होंगे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो तब एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके. अब यहाँ पे मैंने क्या डिपिक्ट किया है, दो एस एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है. लीनियर मतलब एक प्लेन में एक लाइन में इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. सिमिलरली ये भी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, दो एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा. अब एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, और इनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सो इट वुड आल्सो फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज 1 to 1 मतलब हेड टू हेड, इसका हेड और इसका पॉजिटिव, ये ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा दिखाया है और ये नेगेटिव छोटा. उसके बाद एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल, एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल जब साथ में आते हैं तो अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज फिर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इसका फॉर्म हो जाएगा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा. उसके बाद नेक्स्ट है दो पी ऑर्बिटल, जब हेड ऑन ओवरलैप होता है उनका, ओके. जब दो पी ऑर्बिटल का हेड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके. ये क्या है, हेड ऑन overlap with linear combination of two p orbitals we get a sigma bond, okay. Similarly in the another opposite charge case, okay, head on के बाद हमें sigma bond मिलता है. उसके बाद अब ये लास्ट के दो एग्जांपल देखो आप, ठीक है. इसमें क्या है, हेड ऑन ओवरलैप नहीं है, इसमें है साइडवेज ओवरलैप, है ना. ये अभी साइड से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे तो इट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. सिमिलरली इन दिस केस, ओके, साइडवेज ओवरलैप एंड विल गेट अ पाई बॉन्ड. तो मतलब बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, यहाँ बस इतना ध्यान में रखें कि जब दो एस ऑर्बिटल साथ में आते हैं तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, एक सिग्मा एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल साथ में आता है तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. जब दो पी ऑर्बिटल साथ में आते हैं, हेड ऑन ओवरलैप होता है तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. जब दो पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप होते हैं तब सिर्फ पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है. इतना ध्यान में रखें, ये जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया कि ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं,
दिस विल हेल्प यू टू स्टडी द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिक। अब हम देखेंगे जो मेन पॉइंट है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। So what is hybridization? It is the concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals with different energies, shapes, etc. मतलब क्या, अभी जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल देखे जैसे कि एस ऐसे सर्कुलर था, पी ऐसे डम्बेल शेप था, है ना, तो इनको मिक्स करके एक न्यू एटॉमिक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसकी एनर्जी अलग होती है, उसका शेप अलग होता है, ओके, उसके कंपोनेंट्स अलग होते हैं, तो वो एक नए किस्म का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना इज हाइब्रिडाइजेशन। एंड दिस इज सुटेबल फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, तो एक स्टेबल केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन होता है इनके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। ओके, and the other aims are like modification in the atomic orbital, or we can say hybridization is involved in modification of the atomic orbital and aims to bring atom in valence state for which it needs energy called hybridization energy। तो मतलब वो क्या करता है, उसको स्टेबल बनाता है, उस कंपाउंड को बॉन्ड बना के उसको स्टेबल बनाता है, और वो सब करने के लिए उसको जो एनर्जी लगती है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। सो दिस वाज समथिंग थेरोटिकल बेस है ये तो हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। थेरोटिकल वे से देखा जाए तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब हम स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो हम डे टू डे इसमें स्टडीज में देखते हैं कि sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो हम तीनों भी हाइब्रिडाइजेशन अब हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है आपका वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट s और p, मतलब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल साथ आके एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों क्या है, साथ में आ गए हैं। ओके, एंड ये या ये इस टाइप के वो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं। ओके, एंड इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन एक सिंगल लाइन में है, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होता है उन स्ट्रक्चर्स का वो लीनियर होता है। जो भी sp हाइब्रिडाइज होते हैं उनका शेप लीनियर होता है। नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेम इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये देखो बीच में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है आपके, और यहाँ पे एक और ये एक दो, दो क्या हो गए, p ऑर्बिटल हो गए। ये मिला के क्या बनता है आपका sp2 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, वन s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टू p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये 2D एक प्लेन में, मतलब अगर आप एक पेपर कंसिडर करते हो तो वो एक प्लेन में 2D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए इसका इन जिनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनार होते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनार है, एंड यहाँ पे 120 डिग्री ये यहाँ पे दिया गया है, इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो। ओके, ये दो एक्सिस में होता है, x और y एक्सिस, एंड इट इज अ प्लेनर। And now the third one is sp3 hybridization। सेम नाम में ही पता चलता है, ये देखो एक s है बीच में और तीन p ऑर्बिटल्स है ना, 3p orbitals and 1 s orbital। okay, and this exists in a 3D structure। okay, x y and z तीन इसमें एक्सिस हैं, इसमें क्या था, y और x दो ही एक्सिस थे, इसलिए ये 2D था, ये प्लेनर था। ओके, और ये होता है 3D टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो आप अगर इसको एक क्यूब में रखोगे, ऐसे क्यूब है ये, तो ये 3D क्यूब है, इसमें ये 3D शेप में ऐसे बैठ जाता है क्यूब में। ओके, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 3D टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। एक s तीन p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तब ये बनता है sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपका sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ये सबको समराइज करने के लिए यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, और इससे आपको बहुत इजी जाएगा समझने में कि
क्या कौन सा बॉन्ड कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉलम आपको दिखेंगे, 3 रो बनाए हैं, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंड उसकी ज्योमेट्री। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड में दिखता है, मतलब फॉर एग्जांपल c ट्रिपल बॉन्ड c मींस इट इज अ sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर, ओके। एंड द ज्योमेट्री इज लीनियर, जैसे कि हमने देखा sp की कैसी थी, लीनियर थी। नेक्स्ट है sp2। sp2 में बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, दैट इज c डबल बॉन्ड c, और इसकी ज्योमेट्री है प्लेनर। हमने समझा वो कैसे है ज्योमेट्री, उसकी स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने वो देखा अभी जो पुरानी स्लाइड में देखा। नेक्स्ट वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व है एंड द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ओके। तो कंफ्यूजन बच्चों का, स्टूडेंट्स का कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा पता है, sp और sp3 में, ओके। sp में ट्रिपल बॉन्ड है और sp3 में c सिंगल बॉन्ड c है। sp2 आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो, ये 2 है और ये डबल बॉन्ड है, ओके। बट sp फॉर ट्रिपल बॉन्ड एंड sp3 फॉर सिंगल बॉन्ड, sp जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी ज्योमेट्री लीनियर है, sp3 जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ओके। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जीपैड में। नाउ नीचे यहाँ पे मैंने दो ये दिए हैं, मतलब आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज करके रखा है कि किसकी ज्यादा, किसमें कौन सा कैरेक्टर किसमें ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखा है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब sp sp2 sp3 में किसमें ज्यादा ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, ओके। तो ऑब्वियस चीज है, जब c ट्रिपल बॉन्ड c फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, ओके। इसलिए sp की सबसे ज्यादा है, sp2 की उससे थोड़ी कम, sp3 की कम ओवरलैपिंग, और अकेला p होगा तो उसमें ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, है ना। सो sp हैज द हाईएस्ट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब s जितना होता है p भी उतना ही होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फुल्ली ओवरलैप हो सकते हैं, इसलिए sp में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। अब सिमिलरली उसका उल्टा है बॉन्ड लेंथ, ओके। sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम और sp की कम। अब आप भी देखो, c सिंगल बॉन्ड c है और c ट्रिपल बॉन्ड c है, ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा थी, c ट्रिपल बॉन्ड c में, है ना। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा, बॉन्ड की लेंथ उतनी कम। जितना ही वो कंजेस्टेड पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ, ओवरलैप होंगे, उतनी ही उनकी बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी। इसलिए अगर sp का ओवरलैपिंग ज्यादा है तो उसकी सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है, ओके। इसलिए आप अब क्या करोगे, इन दोनों क्राइटेरिया में से आप कोई तो एक क्राइटेरिया पकड़ोगे और उसको ध्यान में रखोगे, एक तो बॉन्ड लेंथ या ओवरलैपिंग। तो अगर आप ओवरलैपिंग आपको पता है कि हाँ sp की सबसे ज्यादा होती है, sp2 फिर sp3 की, और उसके रिलेटेड आप उसके बॉन्ड लेंथ बता सकते हो कि हाँ बाबा इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो मतलब sp की सबसे कम बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पे मैंने बॉन्ड लेंथ भी दी है, 109 107 106 है इनकी। pm is the unit for calculation of bond length and 1 pm equals to 10 raised to minus 12 meters, okay। so this is all about the bond length and overlapping of orbitals। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप कहीं पे लिख के रख दीजिए, है ना, आपकी टेबल के यहाँ पे, कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है sp, और सिंगल बॉन्ड में sp3 और डबल बॉन्ड में sp2। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने वो समझ लिया कि हाँ ये हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, sp क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है। बट हमें जीपैड में क्वेश्चन आते हैं कि आपको इस कंपाउंड का, इस स्ट्रक्चर का, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है। तो उसके लिए हम आज देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। तो एक तो होता है कि क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया होता है, ओके। अगर आपके क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है और पूछा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड से जाओगे, ओके। नेक्स्ट अगर आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आप फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रक्चर से, फॉर्मूला बेस्ड मेथड से उसका हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर पाओगे, ओके। और इन दोनों में हमारा एक ही एम है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ z वैल्यू, ओके। तो z value is what will help us to find the hybridization of that
कंपाउंड स्ट्रक्चर और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन टू अस। तो इन दोनों में हम क्या, हमारा एम क्या है, जेड वैल्यू फाइंड करना। जेड वैल्यू से हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। अब ये जेड वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे। ओके, तो उससे आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज जेड वैल्यू एंड ये दोनों मेथड्स हम देखेंगे जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना भी इजी हो जाएगा। तो ये है आपकी जेड वैल्यू की टेबल। जेड वैल्यू अगर आपकी 2 आती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 आती है तो sp2 है, 4 आती है तो sp3 है, 5 आती है तो sp3d है और 6 आती है तो sp3d2 है। ओके, सो इफ योर जेड वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया है और बोला है इसकी आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और फिर आप कुछ तो फॉर्मूला लगा के उसमें उसकी जेड वैल्यू आप फाइंड करके मुझे बताते हो कि उसकी जेड वैल्यू 4 है, तो मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुराना वाला एक टेबल था, ये वाला टेबल भी आपको याद करना है, बाय हार्ट करना है, कहीं पे लिख लीजिए, कहीं पे चिपका लीजिए वो, ठीक है, ये वाला टेबल। क्योंकि क्या है कि ये कांस्टेंट वैल्यूज है, मतलब अगर जेड वैल्यू 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, 3 है तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 sp3d एंड 6 sp3d2। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अभी हम चलते हैं एग्जांपल्स की ओर जहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं उसका फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड। ओके, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है, और इस स्ट्रक्चर में हमें क्या फाइंड करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO3। ओके, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है समझो क्वेश्चन में, बिलो स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है, ऐसा वाला हमें क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो SO3 का स्ट्रक्चर है इस पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और जो सेंट्रल एटम है उस पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं वो हम फाइंड करेंगे। अगर वे वो है, कुछ है तो वो हम उसमें ऐड करेंगे, नहीं है तो फिर कुछ नहीं। तो अब इसमें आप देख लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो Z इक्वल्स टू 3 प्लस कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, मतलब इसकी Z वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। इफ इसकी Z वैल्यू 3 है, ये देखो 3 सिग्मा बॉन्ड मैंने डिपिक किए हैं, Z वैल्यू अगर 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हम इसका आंसर 4 ऑप्शन होंगे, sp sp2 sp3 spd2 या नन ऑफ द अबव। तो हम sp2 को टिक करेंगे, ये हो गया आपका जीपैट का क्वेश्चन, और उसका आप ये आंसर ऐसे दोगे, है ना, इजी। ये हो गया स्ट्रक्चर बेस्ड। और एक देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO4 2 माइनस। ओके, SO4 2 माइनस है। ओके, समझो हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिया है, ओके, हमें ये बताया नहीं, इस स्ट्रक्चर का आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, हम इसको भी सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। एस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट यहाँ पे 2 चार्जेस दिख रहे हैं जिसकी वजह से वी कैन कंसिडर कि यहाँ पे ये चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। ये चार्ज निकाल दिया तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये चार्ज निकाल दिया यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ओके, नहीं तो फिर ये चार्ज को काउंट करेंगे, मतलब हम 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड या 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 चार्जेस ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो हमारा Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2। ओके, हम क्या कर रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 चार्जेस इक्वल्स टू 4, मतलब अपनी Z वैल्यू हो गई 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया उसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस चेन स्ट्रक्चर का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब इसमें बहुत सारे कार्बन है, कौन से कार्बन का, ऐसे भी कभी पूछा जा सकता है कि 2 नंबर के कार्बन का, मतलब अगर हमने नंबरिंग की 1 2 3 तो 3 नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, अल्फा नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या इस फंक्शनल ग्रुप के साइड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इन जनरल है कि इस स्ट्रक्चर का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो हम हर एक कार्बन का बताएंगे। तो पहले तो इसमें कौन से कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो इन 5 और ये 6th और ये इधर का 7th। ओके, तो ये टोटल 7 कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, वो अब हम देखेंगे। अब जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था, जब C डबल बॉन्ड C होता है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2।
तो मतलब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है ना, आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो ये कार्बन है sp2। अब इसको भी डबल बॉन्ड अटैच्ड है, ये भी हो गया आपका sp2। अब ये वाला कार्बन, इसमें क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, मतलब ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड, है ना, और ये भी हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। अब ये है C और इसको आगे डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये वाला कार्बन है यहाँ पे, इसको भी डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब ये भी हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और अभी बचा आपका लास्ट का कार्बन, ये कार्बन है, इसको आगे सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हो गया इजी, तो हमें सब कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। चलो अब नेक्स्ट है फॉर्म्यूला बेस्ड। सर जिस कोणती साईड पकडायची? हाँ, साइड कोणती पकड़ायची म्हणलं, साइड कौन सी लेनी पड़ेगी सर, राइट साइड वाली क्या लेफ्ट वाली किस बॉन्ड के चीज लिए, में, हाइब्रिडाइजेशन दिखने के लिए? वो मतलब इधर कार्बन के ये साइड पे थ्री थ्री बॉन्ड है और ये साइड पे सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सी साइड पकड़नी चाहिए? मतलब मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन। सर वो कंपाउंड लॉन्ग चेन में जो है CH2 आगे हाँ सी, तो हाँ, उसमें एक इधर डबल बॉन्ड है और आगे सिंगल बॉन्ड है, तो इनमें से कौन सा बॉन्ड पकड़ना? बॉन्ड साइड पकड़ना ही नहीं कौन है, सी? आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं पकड़ना आपको। मतलब ओके, आप ये बोल रहे हो कि इसमें ये कार्बन को इधर का सिंगल बॉन्ड है और यहाँ का डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली जिसको सिंगल यस बॉन्ड सर। छोड़ के अगर कोई और भी बॉन्डिंग है तो वो काउंट करेंगे हम। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये वाला कार्बन है, इसको क्या है, इधर 3 बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये 3 बॉन्डेड से एक कोई तो इसका है, ये है ना, मतलब फॉर एग्जांपल देखो ऐसा वाला कार्बन है आप बोल रहे हो, है ना, 1 2 3 इधर है ना, तो इसको सिंगल यस बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड को ही हम कंसिडर करेंगे। समझा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें ऑब्वियसली हम डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करेंगे। क्लियर? यस सर। अभी नेक्स्ट है फॉर्मूला बेस्ड। सो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, फॉर एग्जांपल NH3, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और आपको क्या बोला है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, Z इक्वल्स टू हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस एनी नेगेटिव चार्ज माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू इच मोनोवैलेंट एटम्स लाइक HFCl Br। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। मतलब क्या, पहले की हाफ से मल्टीप्लाई करना है किसको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, मतलब NH3 में आपके ओके, NH3 में क्या है आपका जो सेंट्रल एटम है, कौन, नाइट्रोजन। ओके, उसकी वैलेंसी को, उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, वो यहाँ पे है, प्लस उस पे कितने मोनोवैलेंट एटम है वो नंबर हम ऐड करेंगे। जैसे कि अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का वो 7 है। ओके, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 2,5, मतलब उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले शेल में कितने जाएंगे 2, 7 में से 2 गए, बचेंगे नेक्स्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हाफ इंटू 5 प्लस, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो 5 + 3। ओके, 5 + 3 8। ओके, हाफ इंटू 8 मतलब 4। ओके, एंड इफ Z वैल्यू इज 4, द hybridization is sp3 hybridization। क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? यस और नो? रहेला, रोहन, शुभम, वैष्णवी? Yes, sir.
ओके। सर वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसको फिर से एक बार बताओ। अगर समझो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो, हाफ इंटू 5, बेसिक मैथमेटिक्स है, 5 प्लस कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा, समझा। यहाँ इस पे क्या है, दो, एक पॉजिटिव चार्ज भी है, एक निगेटिव, और दो निगेटिव चार्ज है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज 2 माइनस 1। ओके, मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 1 प्लस 3, बेसिक फॉर्मूला है, समझा। हाँ सर। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, अब हाँ, ये वाला एग्जांपल मैंने चार्ज वाला ही लिया है, ठीक है। इस पे क्या चार्ज है, दो निगेटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, CO3 में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसका 2 और 4, मतलब 4 इज इट्स वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। तो Z इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 प्लस 2 प्लस 0। ओके, अब ये 0 क्या है, 2 क्या है, देखो 4 क्या है, इसकी वैलेंसी हो गई, फिर 2 है, इस पे दो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज हमने ऐड कर दिए, +2, प्लस इस पे कोई मोनोवैलेंट एटम है, नहीं है। ऑक्सीजन इज अ डायवैलेंट एटम, वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड से नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिखेगा कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो ये हो गया 0। ओके, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, अगर 3Z वैल्यू है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्लियर, समझ गए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट वन मोर विथ द चार्ज NO3 माइनस। N का एटॉमिक नंबर है आपका, नाइट्रोजन का कितना है, 7 है ना, और ये Yes, 5 हो sir. जाएगा, है ना। हाँ, ये देखो, ये 7 है, ये 2,5, ठीक है। 5 प्लस इस पे चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो 5 प्लस 1, प्लस कोई मोनोवेलेंट एटम है, नहीं है, तो 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड Sir, बाय how 2 can 3। we decide the valency, sir? हाँ, How can we decide the valency? थ्रू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल आपने 8 9th 10th में 11 12 में पढ़ी होगी, उसमें एटॉमिक नंबर होते हाँ हैं, सर, है ना। हाँ सर, हाँ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। तो उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिटल में 8 जाते हैं, उसके आगे वाले में 16 जाते हैं, है ना। हाँ, तो पहले yes वाले में sir, इसके 7 में से 2 गए, नेक्स्ट वाले में कितने बचे, yes 7 sir, में से 2 गए तो 5 बचे, है ना। तो उसकी वैलेंसी 5 हो yes गई। sir, क्लियर। okay sir, yes sir, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 प्लस 1, तो 6, 6 डिवाइड बाई 2 हो गया 3, 3 अगर Z वैल्यू है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप जल्दी से क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और एक पेन और पेपर अरेंज करो, और इसमें से अभी आप फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। सर एसपी क्या उसका? हम्म, हाँ, सिर्फ मुझे आंसर सेकंड वाला बताओ। हाँ, आप आंसर एस बताओ, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। आपको कौन सा दिया था एसपी रोहन, कौन सा एग्जांपल दिया था, सेकंड सेकंड वाला। सेकेंड। ओके रोहन, आपका आंसर आ रहा है SP। SF4 है, H2S है, XCOFE2 है, XCF4 है, एंड लास्ट इज SO3 2 माइनस, है ना। तो आपका रोहन जो था सेकेंड वाला, वो हम देख लेंगे पहले। तो इन द सेकेंड H2S, सल्फर इज द सेंट्रल एटम, सल्फर की वैलेंसी कितनी है, एटॉमिक नंबर क्या है सल्फर का, 16। ओके, 16 अगर उसका एटॉमिक नंबर है, वैष्णवी, Yes, sir. हो गया सॉल्व।
सर वो आंसर नहीं आया, मैंने मतलब बीच में से क्लास ज्वाइन किया था ना, तो समझा ही नहीं आप। क्या नहीं समझा? बीच में से ज्वाइन नहीं किया आपने, जब ज्वाइन वो किया तभी स्टार्ट किया था ये। बैलेंस कैसे करते वो नहीं पता। ठीक है, देखते हैं। आपको कौन से नंबर का दिया था? 5th नंबर का। ओके, ठीक है। ओके रोहन, फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, है ना? हाँ, तो सल्फर का कितना है? एटॉमिक नंबर 16। ओके, तो उसका वैलेंसी कैसे आएगा? 2 8 6। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसकी वैलेंसी हो गई 6। तो मतलब सल्फर की वैलेंसी है 6। तो 6 हाफ इंटू 6 प्लस इस पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2, और कोई चार्ज है नहीं है, तो 2 मोनोवैलेंट एटम है, ऐड कर लेंगे। 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4। 4 मतलब क्या हो गया उसकी? अगर 4 इज द जेड वैल्यू, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp3। 3 हाँ, sp3 is the hybridization if 4 is the value. ओके, z वैल्यू 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपका जो आंसर है sp, इट्स रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट और कौन है? वैष्णवी है ना? वैष्णवी फोर्थ वाला दिया था कि फिफ्थ? 5th वाला। ओके, ठीक है। सेम इसमें भी सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? 2 8 6। तो उसके लास्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी हो गई 6। सो हाफ इनटू, फिर क्या आएगा? एक मिनट, हाँ जस्ट। हेलो हेलो। मैं थोड़ा अभी ना बिजी हूँ मेरे क्लास में, मैं थोड़ी देर में बता दूँ, है ना? हाँ ओके ओके, ठीक है, चलो। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, हाफ इंटू 6, है ना? प्लस इस पे चार्ज है ना, 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो 2 चार्जेस प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई है नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवैलेंट एटम। तो सेम हो गया इसका भी। हाफ इंटू 8 मतलब 8 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया? 4। जेड वैल्यू इज 4, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 ओके, तो ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब हम फर्स्ट वाला देखेंगे एग्जांपल। फर्स्ट वाला किसको दिया था? वो तो चली गई। ओके चलो, फर्स्ट वाला हम देखेंगे। फर्स्ट वाले में भी सल्फर है ना? तो उसका वैलेंसी 6। सो हाफ इंटू 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम है इस पे? हाँ है, फ्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट एटम। सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ये सब मोनोवैलेंट एटम है। तो ये कितने हैं? 4, है ना? तो 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या हो गई? जेड वैल्यू 5। अगर 5 जेड वैल्यू है तो क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। sp3d, है ना? एक मिनट। यस सर। हाँ, देखो आप, मतलब आपको क्लियर होगा हम क्या किस चीज के लिए बोल रहे हैं। टेबल किधर गई हमारी? ये देखो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जेड वैल्यू अगर 5 है तो, और 4 है तो sp3, है ना रोहन? करेक्ट? यस सर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो, फर्स्ट वाला हमने देखा, इसका क्या था? sp3d। इसका क्या था? sp3। इसका क्या था? sp3। अब यहाँ पे हैं 2 एग्जांपल, इस दोनों में xc है। xc स्टैंड्स फॉर जिनॉन, है ना? और जिनॉन मोस्ट प्रोबेबली हम डेली रिएक्शंस में इसमें उसमें नहीं देखते, बट जीपैड में जिनॉन पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे जिनॉन मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि जिनॉन इज ए नोबल गैस, है ना? और जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका वैलेंस शेल हमेशा फिल्ड होता है ना? बट अगर वो फिल्ड हो तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मैंने जिनॉन यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अब जैसे कि हम जिनॉन का देखेंगे, तो जिनॉन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का ये है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका
इलेक्ट्रॉन्स पर शेल कैसे होते हैं जिनॉन के, मैं आपको बताता हूँ। 2, 8, 18, 18 और 8 है ना। तो लास्ट वाले इसमें उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हमने ये कंसिडर किया कि इसकी वैलेंसी 8 हाफ इंटू 8 प्लस उसमें मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 2 हैं, है ना, प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, मतलब क्या हो गया 5z वैल्यू है, 5z वैल्यू है तो कौन सा आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। sp3d। ओके, नेक्स्ट इज XeFO, मतलब सेम जिनॉन है तो हाफ इंटू 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12 डिवाइड बाई 2 6, मतलब इसका क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। 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 बरोबर करेक्ट, समझ गए आप। यस सर। सर फिफ्थ नंबर थोड़ा सा बता दीजिए फिर से सर। हाँ सर जेनॉन को एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया आपने? जेनॉन का मुझे एटॉमिक बताओ, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 54 सर। एटॉमिक नंबर क्या है जेनॉन का, नहीं 54 54 हाँ 54 54 है ना। तो 54 को अगर हमने वैलेंस शेल के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में, लास्ट वाले शेल में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, समझे। यस सर। फिफ्थ नंबर कौन है, मुझे आवाज नहीं आ रहा है, कौन है, योर वॉइस इज नॉट फिफ्थ क्लियर। नंबर थोड़ा सा बता सकते हैं? कौन बोल रहा है, अंशु। ओके ठीक है, आपका नेटवर्क का इश्यू है, आवाज नहीं आ रहा है। फिफ्थ नंबर में फिर से बताता हूँ, हाफ इंटू सल्फर का वैलेंसी है 6 प्लस उस पे कितने चार्जेस हैं, 2, तो चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे 2, तो 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाय 2, जेड वैल्यू हो गई 4, अगर जेड वैल्यू 4 है तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना रोहन वैष्णवी। यस सर। इसलिए चार्ज लिया जाता है सर। हाँ इसमें कहीं चार्ज लिया जाता है? आप बाद में आए हो ना, आपको नहीं पता है ना, यस सर। चार्ज भी काउंट करते हैं, फॉर्मूला में है। चलो, आपने ज्वाइन किया है क्लास अंशु, अंशु नहीं सर। हाँ, अगर ज्वाइन किया है तो आपको नहीं रिकॉर्डिंग सर। मिलेगा बाद में, अगर नहीं किया हो तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यस सर। हाँ नेक्स्ट देखो, पैरामीटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जैसे कि मैंने सिलेबस में बोला ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। ओके, जस्ट एज अ थेरोटिकल पार्ट, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, वो मैं आपको बेसिकली समझा लेता हूँ। बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियाई जॉइंड बाय अ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड। ओके, इट इज अ 1D पैरामीटर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को जो बीच में ज्वाइन करता है और उसकी जो लेंथ होती है वो हो जाती है बॉन्ड लेंथ, उसको L से डिपिक्ट करते हैं। ओके, और ये 1D पैरामीटर होता है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल, 1D 2D 3D जो पैरामीटर होते हैं ना उसमें ये 1D लीनियर पैरामीटर है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल, मतलब दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, उसको अल्फा से डिपिक्ट करते हैं, और वो 2D पैरामीटर है, मतलब वो दो प्लेन में हम देख सकते हैं उस एंगल को। ओके, एक्स और वाई एक्सिस पे, इसलिए 2D पैरामीटर इज अ बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट इज डायहेड्रल एंगल, सो व्हाट इज डायहेड्रल एंगल, इट इज अ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कंटेनिंग, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है XC1C2 एंड C1C2Y रिस्पेक्टिवली इन अ मॉलिक्यूल, मतलब अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है जिसका ऐसा स्ट्रक्चर है XC1C2Y और ये दो प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर में आप देखोगे XC1C2 जो है, XC1C2 ये एक प्लेन में दिख रहा है और C1C2Y ये दूसरे प्लेन में दिख रहा है, तो ये जो दो प्लेन है, दो प्लेन के बीच का जो एंगल है उसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, समझा। अगर आपका कोई मॉलिक्यूल दो प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है उसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, ये एक 3D पैरामीटर है।
उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, थीटा से आपका डायहेड्रल एंगल। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी। It is defined as the strength of a bond as it exists in a molecule or for contribution of bond between a particular pair of atoms. बॉन्ड एनर्जी मतलब उसको बनाने को जितनी एनर्जी लगी या वो बॉन्ड अपने आप में कितनी एनर्जी कैरी करता है उस मॉलिक्यूल को वैसे बॉन्डेड रखने में, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये कुछ थेरोटिकल पैरामीटर्स हैं जो आपके सिलेबस में थे, तो हमने डिस्कस कर लिए। डायहेड्रल एंगल आई होप आपको समझ में आ गया। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिया है डायहेड्रल एंगल का। XC1 C2 जो है ये चेन का आधा पार्ट एक प्लेन में है और C1 C2 Y ये दूसरे प्लेन में काउंट हो रहा है, तो ये दोनों प्लेन्स के बीच वाला एंगल है डायहेड्रल एंगल। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है बेसिक वाले टॉपिक में होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिशन मतलब क्या? जब फिजन मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना। ओके, तो होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, CH3 CH3 यहाँ पे बॉन्ड है, तो इनके बीच में होमोलाइटिक फिजन हो रहा है और दोनों ने क्या किया, जो बॉन्ड था उसका एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ओके हैपेंस इन होमोलाइटिक फिजन। मतलब दोनों के पास इक्वल चार्ज आया अलग होने के बाद, उसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन होने के बाद जो हमें ऐसे ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ओके, होमोलाइटिक फिजन इज वेयर ईच एटम ऑफ द बॉन्ड कीप्स वन इलेक्ट्रॉन एंड द स्पीसीज इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको फ्री रेडिकल बोलेंगे, इसको भी फ्री रेडिकल बोलेंगे। मतलब होमोलाइटिक फिजन जब होता है किसी बॉन्ड में तो हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, एक जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है और एक अपने पास कुछ भी नहीं रखता। जैसे कि यहाँ पे CH3OH है, OH ने क्या किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लिया और CH3 के पास कोई कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाता है हेट्रोलाइटिक फिजन के बाद उसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। यहाँ पे है देखो, the carbon which carries a positive charge is called a carbocation, और जो निगेटिव चार्ज ले जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्बन आयन। ओके, तो अगर होमोलाइटिक फिशन हो रहा है तो एक कार्ब कटायन और एक कार्बन आयन बनता है। हेट्रोलाइटिक फिशन होता है तब, और जब होमोलाइटिक फिशन होता है तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, इनकी रिएक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिजन हम एक अलग से सेशन में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस टॉपिक के हिसाब से आपको ये इंट्रोडक्शन देना था तो मैं उतना बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। तो होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिशन, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। चलो अभी नेक्स्ट एसिड बेस थ्योरीज हम देखेंगे। एसिड बेस थ्योरीज जैसे आपने, मुझे लगता है आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा, फिर बीफार्म फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज बताई थी कि मेरे हिसाब से ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, वो बेस है ना। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने तीनों थ्योरीज एकदम शॉर्ट में यहाँ पे दी हैं। पहली है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, सेकंड इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरे थ्योरी एंड थर्ड इज लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, है ना। तो आपने ये सुनी भी होंगी थ्योरीज, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो जो अरेनियस की थ्योरी है वो बोलती है, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+, ओके, या H+ आयंस वो बढ़ाता है जब हम एसिड को पानी में डालते हैं, और जब हम बेस को पानी में डालते हैं तो वो OH- आयंस रिलीज करता है, तो वो हो गया आपका बेस, है ना। तो ये हो गया अरेनियस की थ्योरी। फिर है ब्रॉन्स्टेड-लॉरीज एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, ओके। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड told that acid is one who can donate a proton and base is one who can accept a proton, okay। तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एज पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी।
नेक्स्ट इज लुइस एसिड बेस थ्योरी, जिसके हिसाब से इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है, बेस जो है वो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एसिड जो है वो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये एक्सचेंज में कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं। और बहुत सारे जो लुइस एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन नहीं होता, फिर भी हम उनको लुइस एसिड बोलते हैं बिकॉज दे एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस इज विच हु डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हैं बेसिक थेरीज। ये थेरीज भी हम बाद में फिर से एक सेशन में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी था इनके रिलेटेड थेरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, जीपैट के लिए भी, आपकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, या एज अ बेस ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू शुड नो दिस। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जीपैट में इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बच्चे ना क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, बट ये बहुत इजी होते हैं। मैथमेटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, तो कभी भी स्किप ना करें। आप जो क्लास में हो आप, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यू कैन सॉल्व अ मैथमेटिकल क्वेश्चन। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन वाला, बच्चे क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन देख के भाग जाते हैं, यार इसका क्या लिखूं, चलो लिख दे sp2 sp3, कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब बच्चे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते, इसलिए आपको वो बेनिफिट है। हम यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चंस क्लियर करवा रहे हैं, जैसे कि यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस विद द राइट आंसर। ओके, चलो स्टार्ट। तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उसका कंडेंस फॉर्म में हम उसको, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म को कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड इट डिनोट्स ऑल द एटम्स एंड देयर नंबर। एग्जांपल C2H6, C6H12O6, C4H10, है ना। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का है, पता है सबको। यस सर। हाँ, ओके, सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या, इट डिनोट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ये क्या करता है, हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है एटम्स जो उसमें प्रेजेंट है। ओके, क्या करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके एग्जांपल देखो आप। अब इस C2H6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला है C1H3, मतलब क्या, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, C1H3, इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, C1H3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें उसका क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा। 1 2 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, मतलब C2H6 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब देखो C6H12O6 का सिंपलेस्ट फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, C1H2O1। इसको अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो C6H12O6 हो गया, समझा। सिमिलरली इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H5, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, मतलब C4H10। क्लियर। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये n क्या है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 6 2 ये लिया, ये है n। ओके, कितने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला को तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो n इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, और जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं हमारा मेन मोटिव क्या होता है, n फाइंड करना। हम n फाइंड करते हैं, n से हमें पता चलेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, हमें उसमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है और क्वेश्चन में पूछा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे। n से हम क्या करें, n को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो सिमिलर केस है मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट में भी। जैसे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है, मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और द सेम उनके बीच में रिलेशन है n। ओके, क्लियर। तो जब हम एग्जांपल देखेंगे आपको ये और भी चीज क्लियर हो जाएगी, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे और कैसे रिलेटेड है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है,
A compound has molecular weight 90 whose empirical formula is CHO2. Find its molecular formula. एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 90, ओके, और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, कौन सा फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला, और हमें बोला है क्या फाइंड करना है, हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, ओके। तो जीपैड में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, आपको उसमें से राइट आंसर को सिलेक्ट करना होता है बस। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया है क्या, नहीं, हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। तो n क्या हो गया, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, ये एम्पेरिकल इसके नीचे चला जाएगा, है ना, डिवाइड बाय, ओके। तो n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। अब हमारे पास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका एम्पेरिकल वेट है, हम लिख सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसका एम्पेरिकल वेट निकालेंगे और उससे हमें n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट में 90 डालेंगे और एम्पेरिकल वेट हम निकालेंगे। अब एम्पेरिकल वेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास CHO2, मतलब C1H1O2, ओके, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अब कार्बन का मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, 12, है ना, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 इंटू 2, 12 प्लस 1 13 प्लस 32, 13 प्लस 32 कितने होते हैं 90 डिवाइड बाय, मुझे बताओ 13 प्लस 32, अरे 13 प्लस 32 45 बराबर 45, तो 45 डिवाइड बाय 90, मतलब 45 वन जा 45 टू जा, है ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई, समझा। अब हमें n मिल गया तो हम इजीली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं, इस 2 को हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब C2H2 और O4, समझ गए, ये 1 इंटू 2 होगा, यहाँ पे ये 1 इंटू 2 होगा और ये 2 इंटू 2 होगा। So answer is C2H2O4 is the molecular formula of the compound। ये देखो यहाँ पे सॉल्व है पूरा, है ना, 90 डिवाइड बाय 45 2, n की वैल्यू आ गई, तो 2 इंटू CHO2 और C2H2O4 इज द आंसर। तो आपको ये ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे, ओके, ठीक है। चलो ये हो गया एग्जांपल आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का, उसके साथ साथ आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया गया था तो हमने ये फाइंड किया। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे दिया गया है उसकी डेंसिटी दी गई है, वेपर डेंसिटी। तो क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 45 हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CHO2, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 4 ऑप्शन होंगे जीपैड में, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास है और उसकी वेपर डेंसिटी दी है, ओके। पिछले वाले में हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर वेट था, अब हमारे पास उसका वेपर डेंसिटी है। तो मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होते हैं वो पहले हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की वेपर डेंसिटी को अगर हमने डबल किया तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें इसका फाइंड करना है तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 45 इंटू 2 क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट 90, 45 इंटू 2 मतलब हो गया 90, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 90। तो हमें दिया क्या था, इन्होंने वेपर डेंसिटी दिया था, वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है डबल ऑफ वेपर डेंसिटी, तो हमने क्या किया मॉलिक्यूलर वेट के लिए वेपर डेंसिटी को डबल कर दिया, मतलब 45 इंटू 45 या 45 इंटू 2 तो 90 हो गया, हमें मिल गया अभी मॉलिक्यूलर वेट। तो अब मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, CHO2 ही है, ओके। तो जैसे पुराना वाला एग्जांपल था वैसा ही है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला
CH2 ही है, पुराने वाले में भी CH2 था, उसका मॉलिक्यूलर वेट 90 था, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 90 है ना। तो सेम वही फॉर्मूला है ना, 90 डिवाइड बाय 45 इक्वल्स टू 2। ओके, तो आंसर है C2H2O4। गॉट इट? Yes, sir. समझा सबको? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। Yes, sir. Next is a compound has C equals to 40%, H equals to 6.7%, oxygen equals to 53.3%. Molecular mass of the compound is 60. Find its molecular formula. अब क्या दिया गया है, एक कंपाउंड है उसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है, ऑक्सीजन 53.3% है और उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 60 है। ओके, और हमें बोला गया है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं। ओके, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालने के लिए पहले हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, पहले वाले दो क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था। अब इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताया हमें कितना कितना है, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम n निकालेंगे और n से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे वो पहले आप देख लो। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टैंडर्ड एक चार्ट बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिससे हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल पाए। आपके पास एग्जाम में एक रफ पेपर और पेन प्रोवाइड किया जाता है जिसपे आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करो कि बैठ के इतनी अच्छी तरीके से टेबल बनाओ, आप जल्दी से भी शॉर्ट में ये टेबल या इस टेबल में जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो आप जल्दी से लिख सकते हो एंड कैलकुलेट कर सकते हो उस हिसाब से। तो चलो हम ये पहले टेबल देख लेंगे इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। पहले तो हम एलिमेंट्स लिख लेंगे, सी एच और ओ हमें एलिमेंट दिए गए हैं, वो कितने कितने परसेंट दिए हैं क्वेश्चन में, 46.7 53.3। तो हम इधर 46.7 53.3 डाल देंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उनके एटॉमिक वेट लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, वो हमने लिख दिया। अब हम इसका एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो परसेंटेज दिए गया है इस परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, मतलब 40 डिवाइड बाय 12, 6.7 डिवाइड बाय 1 एंड 53.3 डिवाइडेड बाय 60। परसेंट जितना दिया है क्वेश्चन में उसको, उस परसेंट को हम उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा उसका एटॉमिक रेशियो। ओके, सो ये जो एटॉमिक रेशियो है आप देखो, 40 डिवाइड बाय 12 इज समथिंग 3.33, 6.7 डिवाइड बाय 1 मतलब 6.7 और 53.3 डिवाइडेड बाय 3.33। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये डिवीजन तो हमें बहुत मुश्किल होगा, इतना टाइम जाएगा इसमें। तो ये आपको जस्ट रफ डिवीजन करना है, ऐसे नहीं कि आपको बराबर वही आंसर आना चाहिए। मतलब 3.3 तक सिर्फ आपने किया ना तो भी सफिशियंट है, ये भी 3.3 तक किया तो भी सफिशियंट है ना। 3.3 4 6 8 9 इतना पॉइंट के आगे एक ही डिजिट तक किया तो सफिशियंट है, उसको उधर ही छोड़ दो और आपको फिर भी आंसर मिल जाएगा। ये हमें जस्ट अप्रोक्सीमेट नंबर्स चाहिए, हमें जो एक्चुअल नंबर है डिवीजन के बाद वो नहीं चाहिए। जैसे कि हम अभी डिवाइड करते हैं 53.3 डिवाइड बाय 16। अब मुझे बताओ 16 3 जा 48 है ना, 16 3 जा 48, कितने बजे 48 में से 53 गए, 49 50 51 52 53, 5 बचे है ना, 3 जा हाँ 16 3 जा 5 बचे। अब इसमें हम एक पॉइंट ऐड करेंगे तो ये हो गया 50, फिर से हम 15 3 जा करेंगे 48 16 3 जा, तो फिर से यहाँ पे 3 डालेंगे, इसमें से अब 2 बचे तो 3.3 आ गया। बस इधर ही स्टॉप डिवीजन, आगे डिवीजन करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सिर्फ 3.3 तक इसका डिवीजन किया, इतना हमारे लिए काफी है। इवन इसका भी हम 3.3 तक ही करेंगे। ओके, तो ज्यादा डिवीजन करना नहीं है, जस्ट अप्रोक्सीमेट हमें नंबर चाहिए। अब ये हो गया हमारा एटॉमिक रेशियो जो हमने यहाँ पे निकाला। अब इस एटॉमिक रेशियो से हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो इन तीनों वैल्यूज में से, अब तो यहाँ पे 3 है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है एस एफ और भी कुछ भी दिया होता है, तो उसके सब हमारे पास एटॉमिक रेशियोज होंगे। इन एटॉमिक रेशियोज में सबसे कम वैल्यू किसकी है, 3.33 6.7 3.33 3.33 इज द लोएस्ट वैल्यू।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2, 1, 1.11, 2.33 होता, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती? 1 होती ऑब्वियसली, है ना। तो इन पूरे सीरीज में सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 3.33 है, क्योंकि हमारे पास 3 ही एलिमेंट है ना। तो 3.33 इज द लोएस्ट वैल्यू। तो सिंपलेस्ट रेशो के लिए हम क्या करेंगे? लोएस्ट वैल्यू को इन सब वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मतलब 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.7 डिवाइड बाय 3.33 एंड 3.33 डिवाइड बाय 3.33, मतलब ये क्या हो गया? 3.3 डिवाइड बाय 3.3 1, 6 डिवाइड बाय 3 अप्रोक्सीमेटली 3 2 जा 6, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया, और 3 डिवाइड बाय 3.3 मतलब 1 आ गया। तो हमें सिंपलेस्ट रेशो क्या मिला? 1 to 1, मतलब C1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2 2:1 ये हमारा फाइनल रेशो मिल गया। अब इस रेशो से हमें क्या पता चला कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मतलब इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला में, मतलब ये हो गया उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। गॉट इट। अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का। अब हम इजीली जैसे बाकी एग्जांपल्स में किया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास 60 है, हमें पता है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? पुराने वाले एग्जांपल जैसे हमने किए थे, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट 60 है, एम्पेरिकल वेट कैसे हमने फाइंड किया? एम्पेरिकल फॉर्मूला से। 12 कार्बन का, हाइड्रोजन 2 है इसलिए 1 into 2, ओके, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है इसलिए 16, है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन 2 है तो 1 into 2 ये 12 और ये 16, तो 60 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू 2, मतलब n की वैल्यू हो गई 2। तो आपका आंसर क्या होगा? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब C2H4O O2, C2H4O2 हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H4O2। तो इतना सब करने नहीं बैठने का, एग्जाम में बहुत टाइम जाता है ये सब करने बैठोगे तो। सीधा सीधा क्या करोगे? ये दिया गया है आपको एग्जाम्पल में, चलो कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है? 12 है, 40 डिवाइड बाय 12, 6.7 डिवाइड बाय 1, 53 डिवाइड बाय इसका क्या है? 16, है ना। ये डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिला? 3.3 मिला, रफली कर देते हैं जल्दी जल्दी, है ना। फिर इसका हमें क्या मिला? इसका मिला 6.7 ही, और इसका हमें 3.3 मिला। अब इसमें सबसे कम क्या है? 3.3, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको 1:2:1 मिल गया। 1:2:1 मतलब 1 to 1, मतलब C1H2 और O1, मतलब ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। इंपेरिकल फॉर्मूला से ये फॉर्मूला लगा के हम n=2 निकालेंगे और जल्दी से हम आंसर दे देंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, टेबल चार्ट बनाना ये वो, ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभी आपकी एग्जाम हो जाती है और आपके पास स्पेयर टाइम बचता है, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले जल्दी जल्दी में सॉल्व करके उसका आंसर दे दो, बट सबमिट मत करना आंसर। फिर बाद में क्या करोगे आप कि लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप रिसॉल्व करोगे और चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे कि मेरा सही है कि नहीं आंसर। नहीं तो फिर आप दूसरा क्या करोगे, ये वाला एग्जाम्पल आपको आता है सॉल्व करना, तो आप ये लास्ट के लिए रखोगे कि मैं ये आराम से सॉल्व करूंगा। या आपको कुछ समझ में नहीं रहा है, आपके पास बहुत ही बहुत टाइम है एग्जाम में, तो आप इसको जो आपको आ रहा है वो सही से सॉल्व कीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो है ना बच्चों की, मेंटल स्टेबिलिटी वो बहुत हैम्पर होती है जब ऐसी एग्जामिनेशंस होती है। ओके, तो वो ना बहुत सोचते हैं, घाई गड़बड़ में आता हुआ भी आंसर वो गलत कर देते हैं। तो आराम से मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई घाई नहीं करनी है। घाई में अगर सॉल्व किया है तो फिर से रीचेक करके फिर आंसर सबमिट करना है लास्ट में। मेरे हिसाब से लास्ट में सब बच्चों के पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है। ओके, तो चलो हमारा जो सेकेंड 40 मिनट्स का सेशन है वो भी खत्म हो रहा है। मेरे हिसाब से हमारा ये भी हो गया। ओके, आज का सेशन। तो थैंक यू एवरीवन, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। चलो गुड।